everyone, I am Nisha Lamba and I welcome you all to our channel Unacademy Judiciary। और आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसिव यूथेनेशिया की। कर्नाटका देश का पहला राज्य बन चुका है जहां पर पैसिव यूथेनेशिया को एक लीगल वैलिडिटी मिल गई है। कोर्ट ने कर्नाटका के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने ट्विटर पर आकर, यानी जो अभी जिसको हाल फिलहाल में हम एक्स हैंडल बुला रहे हैं, एक्स सोशल मीडिया हैंडल पर आकर ट्वीट करके इस बारे में काफी जानकारी दी। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि अगर आप अनअकैडमी जुडिशरी की सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं और आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप डिस्काउंट ले सकते हैं इस कोड निशा लांबा का इस्तेमाल करके। इस कोड से आपको जो भी स्पेशल डिस्काउंट अवेलेबल होगा वो आपको मिल जाएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो निशा_लांबा 07 पर कनेक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर निशा_लांबा 1511 मेरे टेलीग्राम पर मेरे चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। देखिए, कर्नाटका जो है, कर्नाटका ने एक लैंडमार्क स्टेप उठाया है राइट टू डाई विद डिग्निटी को फैसिलिटेट करने का। तो देखो, मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि साल 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी राइट टू डाई विद डिग्निटी को डिक्लेयर कर दिया था कि ये आर्टिकल 21 का हिस्सा है। लेकिन उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोर्ट ने काफी सारी गाइडलाइंस भी इस केस के अंदर इशू की थी। अब उन गाइडलाइंस को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये किसका प्रेरोगेटिव होता है? ये स्टेट का, ये राज्य सरकार का प्रेरोगेटिव होता है। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, बोर्ड की जरूरत होती है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी जरूरत होती है। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ती है। तो वो जो इनिशिएटिव है वो पहले भी कुछ गवर्नमेंट्स ले चुके हैं। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, केरला की गवर्नमेंट ने इस तरह के इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन वो जो इनिशिएटिव लिए हैं वो उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। मतलब उनमें इतने स्ट्रक्चर्ड मैनर में ये इनिशिएटिव नहीं लिया है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि कर्नाटका जो है पहला देश का राज्य ऐसा बन चुका है जिसने राइट टू डाई विद डिग्निटी को फैसिलिटेट करने में लैंडमार्क स्टेप उठाया है। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि क्या लैंडमार्क स्टेप, किस तरह से इस राइट को अवेल किया जा सकता है। तो जो ये इस गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किया है कि मेडिकल बोर्ड जो हैं वो इशू किए जाएंगे, वो बनाए जाएंगे। मेडिकल बोर्ड्स, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं राज्य के अंदर, कर्नाटका के राज्य में जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर कुछ मेडिकल बोर्ड्स को इशू किया जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट की जो 2023 की रूलिंग आई थी, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट थी। वीडियो के एंड में मैं आपके साथ और भी जजमेंट्स डिस्कस करूंगी जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया के बारे में बात की है। तो 2023 की जो रूलिंग आई थी जिसमें राइट टू डाई विद डिग्निटी को आर्टिकल 21 का हिस्सा माना गया था। आर्टिकल 21 में कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 में सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं आता बल्कि राइट टू डाई विद डिग्निटी भी आता है। ठीक, तो ये दोनों राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया था और उसके अंदर प्रॉपर कोर्ट ने काफी सेफ गार्ड्स और गाइडलाइंस वगैरह दी थी। ठीक, उनको सिंप्लीफाई किया था। तो उन्हीं चीजों को यहां पर इंप्लीमेंट किया गया है। बेसिकली जो ऐसे व्यक्ति हैं जो टर्मिनली इल हैं, जिनको इस तरह की बीमारी है कि वो रिकवर हो ही नहीं सकते हैं, कोई होप ही नहीं है, मतलब वो जिंदा है सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सपोर्ट पर। उनको फीडिंग ट्यूब्स लगी हुई हैं, उनको वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं ताकि वो ठीक से सांस ले सके, ठीक से खा पी सके। बेसिकली उनके जो सिम्टम्स हैं उन्हीं को करेक्ट करने के लिए उनको लाइफ सपोर्ट दिया जा रहा है, बट उनकी जो असल बीमारी है वो ठीक नहीं हो सकती, वो रिकवर नहीं हो सकती, लाइलाज बीमारी है। ठीक है, तो ऐसे में उनको लाइफ सपोर्ट पर ही जिंदा रखा गया है और जैसे ही उनका लाइफ सपोर्ट हटा लिया जाएगा वो जीवित नहीं रहेंगे और उनके रिकवर करने के भी कोई चांसेस नहीं है। तो उन लोगों को एक वेजिटेटिव स्टेट में, मतलब वो बस एक इस तरह से आ चुके हैं कि हाँ वो एक जिंदा लाश बन चुके हैं, तो उन पर्टिकुलर लोगों के लिए ये राइट जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के द्वारा। और इसी राइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए कर्नाटका ने अब फैसिलिटेट किया है, एक स्ट्रक्चर बनाया है, एक पूरा प्रॉपर बोर्ड्स वगैरह बनाए हैं जिस तरह से, जिससे ये राइट को आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने लिविंग विल, मतलब मरने से पहले आप अपनी वसीयत बना सकते हैं। जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, इसी तरह से आप एक लिविंग विल भी बना सकते हैं। उसी चीज को इंप्लीमेंट किया है सरकार ने। ठीक, तो ये जो हेल्थ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के, दिनेश गुंडूराव, उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर आकर कहा कि ये जो स्टेप है ये एक लैंडमार्क स्टेप है जिसमें हम इंडिविजुअल की चॉइस को
यहाँ पर महत्वपूर्ण मतलब वहां पर उसको उसका महत्व दे रहे हैं। और कोर्ट ने कहा कि सरकार ने कहा कि जो लाइफ और डेथ वाले मामले हैं यहाँ पर कंपैशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। साथ में सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी जरूरी है कि जो इंसान बेड पर है, जो इंसान ऐसे स्टेट में आकर आ चुका है कि अब उसको भी पता है वो ठीक नहीं होगा, बस वो इसी तरह से आखिरी सांस अपनी लेगा बेड पर ही, हॉस्पिटल के बेड पर ही। गुड इवनिंग मंदी। तो ऐसे इंसान को कंपैशनेट हमें होना चाहिए उस इंसान की तरफ कि वो जिंदा रहना भी चाहता है या आपने बस उसको जबरदस्ती अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए जीवित रखा हुआ है। और दूसरा, फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा इमोशनल बर्डन होता है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन होता है। अगर आपने इस तरह के केसेस देखे भी होंगे अपने आसपास, जिन घरों में इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि कोई कोमा में जा चुका है और इतने साल हो चुके हैं, अब फैमिली सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के बिल्स भर रही है, कोई उम्मीद नहीं है रिकवर होने की, डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके हैं, बस अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कि हाँ वो इंसान है, वो अवेलेबल है, मतलब अवेलेबल एज इन कि वो दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जीवित है, किस तरह से जीवित है उसके ऊपर बात नहीं है। तो वहां पर कहीं ना कहीं जो ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह की सिचुएशन में नहीं जीना चाहते हैं, उनको लेकर ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। कोर्ट ने कहा, ये हेल्थ मिनिस्टर गुंडू राव ने बोला कि हमारी जो सरकार है, इनफैक्ट कर्नाटका एक प्रोग्रेसिव स्टेट है जिसने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक यहाँ पर कदम उठाया है, ठीक है। और ये भी बताया गया कि ये किस तरह से स्ट्रक्चर्ड मैनर में जो कर्नाटका का हेल्थ डिपार्टमेंट है वो इस स्कीम को अंजाम देगा। कैसे? देखो, इसके लिए ना 2 बोर्ड्स बनाए जाएंगे, एक प्राइमरी लेवल पर और एक सेकेंडरी लेवल पर। 2 मेडिकल बोर्ड बनाए जाएंगे। इन मेडिकल बोर्ड्स में कौन कौन होंगे? इन मेडिकल बोर्ड्स में होंगे मेडिकल स्पेशलिस्ट, इसके अंदर न्यूरोलॉजिस्ट होंगे, इंटेंसिविस्ट होंगे। इंटेंसिविस्ट कौन होते हैं? इंटेंसिविस्ट होते हैं जो आईसीयू वाले डॉक्टर्स होते हैं ना, इंटेंसिव केयर यूनिट में जो वो करते हैं, वो जो आईसीयू वाले डॉक्टर्स हैं, बेसिकली जो आईसीयू स्पेशलिस्ट हैं वो, और जो न्यूरोलॉजिस्ट जो ब्रेन स्पेशलिस्ट है, तो उनको यहाँ पर इस बोर्ड के अंदर रखा जाएगा। वो हर केस को थॉरोली एसेस करेंगे, मतलब हर केस में देखेंगे कि यहाँ पर क्या कोई स्कोप है, अगर चांस है 1% भी उसके बचने का, उसको रिकवर करने का, तो फिर उसकी लाइफ सपोर्ट नहीं हटाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे उनकी रिक्वेस्ट यहाँ पर जाएगी। और ये शुरू कैसे होगा, मतलब बोर्ड के पास मामला कैसे जाएगा? तो अगर मान लो कोई पेशेंट है ए, उस पेशेंट को कोई डॉक्टर बी ट्रीट कर रहा है, तो पहले तो डॉक्टर बी बताएगा कि मैं रिकमेंड करता हूं कि यहाँ पर ये जो व्यक्ति है इसका ट्रीटमेंट का कोई स्कोप नहीं है। और उसके बाद ये जो डॉक्टर बी है ये मेडिकल बोर्ड्स के पास रिकमेंडेशन भेजेगा, और जो मेडिकल बोर्ड्स हैं, दोनों ही बोर्ड्स, पहले प्राइमरी बोर्ड और फिर सेकेंडरी बोर्ड के पास जाएगा। अगर उन दोनों ने भी हामी भर दी, फिर भी जो ये मैटर है वो जाएगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास। फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ये सभी रिकमेंडेशंस देखेगा, कंसल्टिंग डॉक्टर की, जो मेडिकल बोर्ड्स हैं उन दोनों की, और उसके बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यहाँ पर फाइनली एक ठप्पा लगा देगा कि हाँ, इस इंसान का जो आपका लाइफ सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है वो हम ले सकते हैं। देखो, यहाँ पर ना आपको ये चीज समझनी है, यूथेनेशिया क्या होता है कि आप अपने आप को, अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन पैसिव यूथेनेशिया और एक्टिव यूथेनेशिया 2 अलग चीजें हैं। एक्टिव यूथेनेशिया क्या होता है कि आप किसी इंसान को इजाजत दे रहे हैं कि तुम मुझे मार दो, ठीक है। वहां पर आप कुछ उससे छीन नहीं रहे हैं, मतलब एक्टिवली आपको कुछ एक्शन करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको उनका गला दबाना पड़े, ठीक है, तो मतलब आपको कुछ करना पड़ेगा तब जाके वो मरेगा, ठीक है। तो वो होता है एक्टिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया इंडिया में अलाउड नहीं है, इलीगल है, और एक बार भी इसकी लीगैलिटी के ऊपर चर्चा भी नहीं हुई है। दिस इज इलीगल, ये आर्टिकल 21 के अंदर नहीं फॉल करता है। चाहे इंसान कितना भी कह दे, जैसे मूवीज में आपको दिखाते हैं कि कोई कह देता है सामने वाले को कि मुझे मारो, तो क्या वो सामने वाला इंसान मार सकता है? नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि एक्टिव यूथेनेशिया अलाउड नहीं है, जान से मारो इन द सेंस, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। एक्टिव यूथेनेशिया इज नॉट अलाउड। बट पैसिव यूथेनेशिया का मतलब है कि आपको उसे मारने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उसका वेंटिलेटर हटेगा या उसकी फीडिंग ट्यूब हटेगी और उसके बाद वो व्यक्ति मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जिंदा ही, उसके अंदर खुद के अंदर कुछ जान नहीं बची है, वो जिंदा ही इस एक्सटर्नल सपोर्ट के ऊपर बेस्ड है। तो वहां पर उस केस के अंदर आप उसको, ये जो पैसिव यूथेनेशिया है सिर्फ इतना अलाउड है, ठीक है। और जब मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा भी ना ये मामला, तो मैजिस्ट्रेट भी ये इंश्योर करेगा, ये इतने सारे स्टेप्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि अनएथिकल तरीके से इस राइट का मिसयूज ना हो सके। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग को मरवाना चाहे, तो वो ये पूरा मतलब यहाँ पर ब्राइब वगैरह करके इसका मिसयूज भी कर सकते हैं। तो ये मिसयूज ना हो, एथिकल तरीके से इस राइट का इस्तेमाल किया जाए, इस वजह से इतने यहाँ पर स्टेप्स बनाए गए हैं, राइट।
क्योंकि एक इंसान को आप ब्राइब कर सकते हो, पूरे बोर्ड को ब्राइब करना और फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को ब्राइब करना वो एक बहुत लंबा स्टेप हो जाता है और वहां पर चांसेस कम होते हैं ऐसे करप्शन होने के, राइट। तो ये रीजन है। अच्छा, उसके बाद अब कर्नाटका ने एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव को भी इंप्लीमेंट किया। अब एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव क्या है? इट इज सिमिलर टू लिविंग विल। लिविंग विल की बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 2023 वाली जजमेंट के अंदर। लिविंग विल क्या होता है या एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव क्या होता है? इट इज मोर ऑफ अ सिमिलर थिंग। बेसिकली अगर आप अपनी एक, जैसे आप जिंदा हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत बनाते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के पास जाएगी, मेरी बेटी के पास जाएगी, मेरे दोस्त के पास जाएगी, इस तरह से आप अपनी वसीयत बनाते हैं। इसी तरह से आप अपनी लिविंग विल भी बना सकते हैं कि अगर इन केस आगे इन फ्यूचर मुझे कोई इस तरह की बीमारी हो जाती है और मेरी बीमारी जो है वो लाइलाज हो जाती है और मैं सोचने समझने की क्षमता में नहीं होता हूं, ठीक है, तो फिर उस केस में मेरा जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो इस तरह से किया जाएगा। तो बेसिकली लिविंग विल के थ्रू या एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव के थ्रू आप पहले से ही एडवांस में ही बता देते हैं कि मेरी क्या इच्छा है। तो आप यहां पर अपनी इच्छा बताते हैं, आपके डिजायर बताते हैं कि आप किस तरह से अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करना चाहेंगे अगर आपके साथ इस तरह की कोई भी सिचुएशन अराइज होती है तो, ठीक। तो ये जो एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव है ये कोई भी कर सकता है जो कि 18 साल से ऊपर का है। उसके अंदर आपको 2 नॉमिनीज बताने होंगे, मतलब 2 लोगों को आप नॉमिनेट करेंगे कि इन केस मेरे साथ कोई भी ऐसी हेल्थ कंडीशन हो जाती है जिसके अंदर मैं अपने हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी फैसला ठीक से नहीं ले पाता हूं, मैं उस क्षमता में नहीं रहता हूं कि मैं अपने लिए फैसला ले पाऊं, तो मेरी जगह पे ये जो 2 व्यक्ति हैं ये मेरे बिहाफ पे फैसला लेंगे और मैं अपना जो ट्रीटमेंट है वो इस तरह से कराना चाहता हूं, ठीक है, कि मैं अपनी ट्रीटमेंट, मतलब अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं लास्ट तक, आखिरी सांस तक लाइफ सपोर्ट पर रहने के लिए तैयार हूं, या फिर मैं इस तरह से वेजिटेटिव कंडीशन में आके, मतलब ऐसे एक तरह से जिंदा लाश बन के नहीं जीना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं डिग्निटी से चला जाऊं इस दुनिया से, है ना, मतलब कि इज्जत से मेरी मृत्यु हो जाए, इन द सेंस कि मैं हॉस्पिटल्स में रह के अपनी दुर्गति नहीं करवाना चाहता हूं और अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं अगर सिर्फ लाइफ सपोर्ट पर जिंदा हूं तो मेरा लाइफ सपोर्ट हटा लिया जाए और मुझे मरने दिया जाए, ठीक। तो इस तरह की आप डिजायर रख सकते हैं, इस तरह की लिविंग विल बना सकते हैं। उसके लिए शर्त यह है कि आप 18 साल से ऊपर के होने चाहिए, बच्चे ये काम नहीं कर सकते, ठीक। दूसरी चीज, वो अपने ट्रस्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उसके अंदर अपॉइंट करते हैं कि इन केस आप अपने लिए डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो आपके बिहाफ पर आपके जो ट्रस्टेड अपॉइंट, इसमें आपके कुछ भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, तो मतलब आप जिन लोगों पर विश्वास करते हैं उनको आप अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं कि इन केस आप इस तरह से फैसला नहीं ले पाते हैं तो वहां पर आपको अलाउ किया, वहां पर वो व्यक्ति आपके लिए फैसला लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव है इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति है उसकी कुछ ऑटोनॉमी है, मतलब मेरे शरीर के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ये मैं डिसाइड करूं, ये मेरी इच्छा है, ठीक है। यूथेनेशिया को इच्छा मृत्यु कहते हैं और आपको मैंने बताया कि इच्छा मृत्यु जो है हमारे यहाँ पर एक्टिव अलाउड नहीं है, एक्टिव इच्छा मृत्यु अलाउड नहीं है, मतलब कोई किसी और को मार नहीं सकता। मैं अगर आपके सामने इच्छा जाहिर करूं, मेरा मरने का मन कर रहा है, क्या आप मुझे मार सकते हैं? नहीं मार सकते। अगर आप करेंगे ऐसा तो आपके ऊपर ऑफेंस, मतलब आपके ऊपर आपराधिक जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी, ठीक। लेकिन अगर पैसिव यूथेनेशिया जहां जहां अलाउड है वो भी सिर्फ पर्टिकुलर केसेस में, वो भी उन केसेस में जो टर्मिनली इल पेशेंट्स हैं, जो सिर्फ लाइफ सपोर्ट पर जिंदा हैं और जो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं, वो लोग ये ऑप्शन ले सकते हैं। बट सपोज कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोमा में है, उसको पता ही नहीं है कि वो अपनी जिंदगी रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता, तो उस केस में मेडिकल बोर्ड जो है वो इस तरह की एडवाइस दे सकता है और उसके बाद फिर उसके अगर कंसेंट है फैमिली मेंबर्स का, जैसे यहाँ पर ट्रस्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का कंसेंट होता है, तो फिर उस केस में उस व्यक्ति की जो लाइफ सपोर्ट है वो मतलब वो हटाई जा सकती है, सो दैट उसने जो भी इच्छा अपनी जाहिर की थी उस इच्छा के अकॉर्डिंग वो अपनी मृत्यु एक्सपीरियंस कर सके, राइट। तो ये था इस जजमेंट के, इस नए फैसले के साथ, राइट। लिविंग विल, मतलब यहाँ पर जो लिया गया है ना फैसला, ये जो कर्नाटका ने स्टेप उठाया है उसको एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव कहते हैं। और लिविंग विल जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसके बारे में बात की थी, लिविंग विल भी सिमिलर ही चीज है, ठीक है। तो इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, सिनोनिमस है। तो लिविंग विल एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपको सिमिलर पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए वही है। बेसिकली ये इंश्योर करती है कि हर इंसान के पास अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ केयर को लेकर
ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि आप सफर करना चाहते हैं या फिर आप अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं, तो ये आपके पास चॉइस रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले जो अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का फैसला आया था साल 2011 के अंदर, और ये पहला जजमेंट था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजन दिया था। ये पहला ऐसा फैसला था कि लीगली किसी व्यक्ति का जो लाइफ सपोर्ट है वो हटाया गया था, ठीक है, क्योंकि उस और कोर्ट ने ये भी कहा था कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में नहीं होंगे, उनका भी लाइफ सपोर्ट हटाया जा सकता है। पर आया 2018 का कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट। इसके अंदर रिकॉग्नाइज किया गया कि आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ तो होता ही है, राइट टू डाई विद डिग्निटी भी इसके अंदर आएगा। ठीक, तो अगर लिविंग विल के थ्रू कोई व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर करता है कि अगर मेरे साथ ऐसा होता है और मैं अपनी लाइफ खत्म करना चाहता हूं, तो वो कर सकता है। ठीक है, और फिर 2023 के अंदर इसी जजमेंट के जो पॉइंट्स थे, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2023 में ये लिविंग विल को लेकर और लाइफ सपोर्ट को रिमूव करने को लेकर काफी सारी गाइडलाइंस को सिंप्लीफाई किया गया था। मतलब 2018 में आ गया था सुप्रीम कोर्ट का ये पैसिव यूथनेशिया को लेकर जजमेंट, लेकिन उसके अंदर कुछ पॉइंट्स थे जो क्लियर नहीं थे, तो उन्हीं पॉइंट्स को क्लियर किया गया इसके अंदर कि लिविंग विल क्या होता है, कैसे सपोर्ट को रिमूव किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इस जजमेंट में क्लियर किए गए थे। राइट, चलिए अब आपके मैसेजेस देख लेते हैं। नितिन, एक्टिव यूथनेशिया इज नॉट अलाउड इन इंडिया बट पैसिव यूथनेशिया अलाउड है एक्सेप्शनल केसेस में। और सुसाइड और यूथनेशिया में डिफरेंस ये है, सुसाइड के अंदर आप अपनी जिंदगी को खत्म करते हैं, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम पैसिव यूथनेशिया। मैंने आपको बताया एक्टिव यूथनेशिया तो अलाउड नहीं है, सुसाइड में तो आप खुद को मारते हैं, और यूथनेशिया में कोई और व्यक्ति को आप परमिशन देते हैं मुझे मार, ठीक है, तो आप ऐसा परमिशन देते हैं। दूसरी बात जो आपको काजोल की पिक्चर क्यों लगा रखी है, अच्छा हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो काजोल हैं उन्होंने इस स्टेप को सराहा है, उन्होंने एक्स सोशल मीडिया हैंडल पर आकर काफी अप्रिशिएट किया कर्नाटका गवर्नमेंट के इस फैसले को, क्योंकि ये काफी कंपैशनेट स्टेप है। क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सालों साल हॉस्पिटल में पड़ा है, बस उसको मतलब बस जबरदस्ती जिंदा रखा गया है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ लॉ हमें उन व्यक्तियों का सपोर्ट छीनने नहीं दे रहा है, तो वो ठीक नहीं है। राइट, तो इस वजह से गुड इवनिंग एडवोकेट नाज, तो ये रीजन है। और आई होप आपको सुसाइड और यूथनेशिया का डिफरेंस समझ में आ गया हो। सुसाइड में आप खुद अपने आप को मारते हैं, यूथनेशिया में दूसरा व्यक्ति आपको मारता है। लेकिन एक्टिव यूथनेशिया में आपको कुछ करना पड़ता है किसी इंसान को मारने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने गोली मार के उस इंसान को मार दिया। लेकिन एक्टिव यूथनेशिया इंडिया में लीगल नहीं है, इंडिया में इट इज इलीगल। मतलब आप ये नहीं कह सकते डॉक्टर को कि मुझे जहर दे दो, मुझे मरना है। वो आपको कभी भी ऐसा जहर या ऐसी कोई दवाई नहीं, ऐसा कोई ड्रग नहीं देंगे जिससे कि आप मर जाएं, जानबूझकर तो नहीं देंगे। ठीक है, इंटेंशनली आपको इस तरह का दवाई या ड्रग या कुछ भी आप मांगेंगे डॉक्टर से कि आप अपनी सफरिंग को, या आपको बहुत पेन हो रहा है, तो आप ये कह दें कि मुझे मरना है तो इसलिए मुझे इस तरह की दवाई दे दी जाए, तो डॉक्टर आपके साथ ऐसा नहीं करेगा। लेकिन पैसिव यूथनेशिया में डॉक्टर को कुछ करना नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ जो वो कर रहे हैं वो करने से रोकना है। जैसे वो आपको लाइफ सपोर्ट वेंटिलेटर पर आपको रखा हुआ है, आपको सिर्फ आपकी खुद की लंग्स, आपके खुद का हार्ट, आपका ब्रेन इतना ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आपको एक्सटर्नल सपोर्ट दिया गया है। आपका शरीर जो है वो खाना नहीं पचा पा रहा है, आपको फीडिंग ट्यूब्स लगा रखी हैं। राइट, तो इस वजह से आपके जो बॉडीली फंक्शंस हैं वो किसी काम के नहीं है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा मशीन्स के सपोर्ट से रखा गया है। ठीक है, तो वहां पर बस वो मशीन्स का सपोर्ट हटाना है, सिर्फ इतना अलाउड है। और वो भी उन पेशेंट्स में अलाउड है जो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में जा चुके हैं, जो टर्मिनली इल हैं, और साथ ही साथ जिनके रिकवर होने की कोई भी होप नहीं है। अगर होप है कि ये रिकवर हो सकता है, सही हो सकता है, फिर वहां पर पैसिव यूथनेशिया का जो राइट है वो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। सिंपल। नहीं, अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, ऑनलाइन ही है। नितिन, वो डिपेंड करता है उसकी मेडिकल स्टेट पर, ये डॉक्टर्स के ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डॉक्टर्स अलाउ करते हैं तो फिर वो अलाउड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। राइट, तो डॉक्टर्स का ओपिनियन हो सकता है ना, ऐसे केसेस हों जो 10-10 साल वेजिटेटिव स्टेट में रहने के बाद भी रिकवर हो जाए। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है बीमारी कौन सी है। ठीक, उस बीमारी में पहले कुछ लोग ठीक हुए हैं या नहीं हुए हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस हॉस्पिटल डॉक्टर्स के क्या रहे हैं उस बीमारी को लेकर, तो उन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वजह से चलिए
अब एक बार अनअकैडमी के कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, आप यहाँ पर सभी स्टेट्स के जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पर तैयारी कराई जाती है, आपको नोट्स, आपको सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छे से होता है, आपको नोट्स मिलते हैं, आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, तो आपको एक तरह से कंप्लीट पैकेज यहाँ पर मिलता है। और सबसे अच्छी बात क्या है अनअकैडमी जुडिशरी की, कि आप अगर सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, आपकी सब्सक्रिप्शन जब तक वैलिड रहती है उस टाइम पर आप सभी कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लो अनिल खन्ना सर का कोर्स है, या फिर हम बात करें, चलो ये स्कॉलरशिप टेस्ट की तो बात अभी मैं करूंगी, गुजरात और वेस्ट बंगाल का बैच आ रहा है, यूपी और बिहार का बैच आ रहा है, तो ये सब कोर्सेज हैं। उससे पहले बहुत सारे कोर्सेज आपके आने से पहले लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें काफी सारी क्लासेस हो चुकी हैं। वो क्लासेस होने के बाद रिकॉर्ड हो जाती है, आप उन सभी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको लेट्स से बीएस से मुझसे पढ़ना है, ठीक है, तो आप मेरी क्लासेस लगा ली, लेकिन आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट है, वो इस बैच में कोई और पढ़ा रहा है, वो आपको उनसे नहीं पढ़ना, लेकिन वो आपको किसी और फैकल्टी से पढ़ना है जो दूसरे कोर्स में पढ़ा रहे हैं, तो आप उस कोर्स को भी लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, फ्लूइडिटी मिलती है, आपके पास काफी ऑप्शंस रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। एक और चीज बता दूं कि आपको स्कॉलरशिप लेने का भी एक मौका मिल रहा है। 16 फरवरी को एक टेस्ट है जो कि 11 बजे होगा। इसमें आप 100% स्कॉलरशिप ला सकते हैं, मतलब आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा, आपको 100% स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल सकती है। और आप 30,000 तक के वाउचर्स भी जीत सकते हैं, और आप फिजिकल नोट्स भी जीतने का मौका आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक, तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी इसका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको शुरू में भी बताया था, निशा_लांबा 1511 है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं और आपको डिस्काउंट कोड चाहिए, तो निशा लांबा डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। अगेन आई एम राइटिंग दिस हियर, एक ही सेंटेंस के अंदर विदाउट एनी स्पेस, कैपिटल में आपको निशा लांबा लिखना है, और इससे आपको जो स्पेशल डिस्काउंट अवेलेबल होगा वो मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अब आप